Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sayyid Sajjad Ahmad and also you all will be fine. आप देख रहे हैं द ग्रेट साइंस एकेडमी। इससे पहले आपके बायोलॉजी के 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। अपने व्यूज़ से फीडबैक से हमें मुत्तला किया कीजिए, बताते रहा कीजिए ताकि हम अपनी ज़ात को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट है और टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। आप जानते हैं बिग बैंग थ्योरी का आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि आज से हज़ारों बल्कि करोड़ों साल पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, ज़मीन बनी, वो सारी थ्योरीज के मुतालिक आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने क्या कहा कि ज़मीन के ऊपर पहला प्रोटिस्ट बना। अब ये जो पहला प्रोटिस्ट था ये इम्प्रूव अपने आप को करता गया, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आती गई, ग्रोथ होती गई और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 एंड सो ऑन बढ़ते आज आपके पास डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ प्रेजेंट है। बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। तो ये इतना ज्यादा अब अगर पीछे जाए एवोल्यूशन के पीरियड के अंदर जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि मुख्तलिफ एवोल्यूशनरी पीरियड्स के दौरान मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो कि डोमिनेट करते रहे। मुख्तलिफ स्पीशीज थी, जैसे डायनासोर्स का नाम एक बहुत बड़ा नाम है जो दूसरी बहुत सारी स्पीशीज के ऊपर डोमिनेट था। प्लांट्स के अंदर ऐसे बहुत सारे प्लांट्स की एग्जांपल्स आपको मिलती हैं जो कि दूसरी स्पीशीज के ऊपर डोमिनेट थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम प्लांट्स, ये तमाम एनिमल्स तारीख का हिस्सा बनते चले गए, माजी का हिस्सा बनते चले गए। ये डेड हुए या तो ये इकोलॉजिकल अडॉप्टेशंस ना कर पाए, इनके अंदर वो तमाम एबिलिटीज मौजूद नहीं थी कि ये अपने एनवायरनमेंट के साथ डील कर सकते। सडन क्लाइमेटिक चेंज आया तो ये उसे अडॉप्ट ना कर पाए। जैसे डायनासोर्स के मुतालिक एक थ्योरी ये पाई जाती है कि उस दौर के अंदर जब डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्लाइमेटिक चेंज बना। या तो बहुत ज्यादा तेज आंधियां चली या बहुत ज्यादा तेज सैलाब आए या कुछ ऐसी ड्रेस्टिक कंडीशंस आई जिनकी वजह से तमाम जो खुराक थी इन डायनासोर्स की वो बतदरीज एक्सटिंक्ट होती चली गई, जिसकी वजह से ये आज दुनिया में मौजूद नहीं। तो मुख्तलिफ थ्योरीज इसके मुतालिक पाई जाती हैं। तो अब लिविंग वर्ल्ड जो थी टाइम के अंदर ये एवोल्यूशन होती रही, मुख्तलिफ स्पीशीज आई, डोमिनेंट हुई, अपना वक्त गुजारा और फिर एक्सटिंक्ट हो गई। तो इस तरह ढेर सारी स्पीशीज आपके पास पाई जाती थी उस लिविंग वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पर हम ये बात कहते हैं कि चूंकि जियोलॉजिकल टाइम गुजरता गया तो जियोलॉजिकल टाइम गुजरने के साथ साथ जो ऑर्गेनिजम्स थे जो डेड होते गए वो जमीन के अंदर आए। अब जमीन के अंदर सेडिमेंट्स बने। जियोलॉजिकल टाइम पास होने के साथ साथ ये जो सेडिमेंट्स थे ये लेयर बाय लेयर ये तमाम सेडिमेंट्स इकट्ठे होते चले गए। अब आपको पता है साल बाद में आने वाले सेडिमेंट्स पहले से मौजूद सेडिमेंट्स के ऊपर लेयर बनाएंगे, ठीक है। तो ये सेडिमेंट्स लेयर्स बनी, पहले वाले नीचे मौजूद होने चाहिए, बाद वाले ऊपर मौजूद होनी चाहिए। यहां से हमने स्पीशीज की उम्र का अंदाजा लगाना शुरू किया, यानी वो तमाम स्पीशीज या वो तमाम फॉसिल्स जो हमें किसी एक्सटिंक्ट टाइम के अंदर मिलते हैं, जो वो पुराने वक्त के अंदर मौजूद थे, जब उनकी उम्र के बारे में अंदाजा लगाया जाना था तो हमें यहीं से हमारे पास एक गेस ये आया कि हम इन सेडिमेंट्स की लेयर्स को देखते हैं कि कौन सा सेडिमेंट पहले मौजूद है, कौन सी लेयर्स बाद में मौजूद हैं। यहाँ पर एक और काम जो किया जाता है वो है इन सेडिमेंट लेयर्स को गैस करने के लिए और इनके बारे में जांचने के लिए हम आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ आइसोटोप्स जो इन सेडिमेंट्स का हिस्सा थे वो ज्यादातर जो थे वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स थे। इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को देखा गया केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर एक जो है वो हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। तो ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स थे इनकी उस लाइफ का अंदाजा लगाया गया। फिर इससे हमें पता चला कि जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के अंदर कौन सी स्पीशीज किस दौर में कैसे और कब मौजूद थी। तो ये मुख्तलिफ स्पीशीज जो हैं ये जियोलॉजिकल टाइम के साथ आती रही और इस दुनिया से जाती रही। यहाँ पर कहता है older sediments layers have less of these specific radioactive isotopes than the younger layers। एक गैस जो आपके पास हो रहा है वो ये था कि ओल्डर वाले जो आइसोटोप्स थे उनके पास कम थी, उनके पास आइसोटोप्स कम थे। ओल्डर सेडिमेंट्स के पास आइसोटोप्स कम है, जो डीपर लेयर्स के अंदर मौजूद हैं उनके पास आइसोटोप्स कम थे, जबकि बाद में आने वाले के पास डेफिनेटली ज्यादा होंगे। इसके अंदर भी उनकी लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट आपके पास आ जाता है। सो अ कंपैरिजन ऑफ लेयर्स गिव्स एन इंडिकेशन। जब आपने इन कंपैरिजन को इन लेयर्स को कंपैरिजन किया तो आपको इंडिकेशन मिली कि कौन से आइसोटोप की उम्र कितनी है और उस हिसाब ने आपने फॉसिल फ्यूल्स की उम्र का अंदाजा लगा लिया।
تو یہاں سے آپ کے پاس ایوولوشن کے پیریڈز سامنے آنا شروع ہوئے. ہم نے کسی کو جراسک پیریڈ کا نام دیا, کیمبرین پیریڈ کا نام دیا, اسی طرح آپ کے پاس مختلف آ جاتے ہیں, سیلورین پیریڈ آ جاتا ہے, ڈیونین پیریڈ آ جاتا ہے, پرمین آ جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, چلتے 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 ایک مکمل ہسٹری سے گزرتے ہوئے آج ہم پریزنٹ فارم کے اندر موجود ہیں, جہاں پر دنیا کے اندر ڈھیر ساری لائف پائی جاتی ہے. تو یہ لیونگ ورلڈ ان ٹائم ہے. یعنی سمپلی اگر کنکلوژن نکالا جائے تو وہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اس تمام پیریڈ کے دوران, اس تمام عرصہ کے دوران اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ کون سے فوسل فیولز کتنے پرانے ہیں. کس مقصد کے لیے؟ اس لیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے, آج سے لاکھوں سال پہلے یا کروڑوں سال پہلے اس دنیا کے اوپر کون کون سی اسپیشیز پائی جا رہی تھی. آگے بیٹا نیکسٹ آپ کے پاس جو آ جاتا ہے فائلیٹک لائنیج. اب جیولوجیکل ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کے پاس ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹرم ہے, فائلیٹک لائنیج. فائلیٹک لائنیج کیا ہے؟ فائلیٹک لائنیج اصل میں انبروکن سیریز آف سپیشیز ہے. یہاں پر میں لکھ بھی دیتا ہوں اسے, انبروکن سیریز آف سپیشیز از کالڈ ایز فائلیٹک لائنیج. جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ دنیا کے اندر ڈھیر ساری جو سپیشیز ہیں وہ آئی اور آ کر ڈومیننسی انہوں نے اختیار کی اور پھر وہ اس دنیا سے ایکسٹنکٹ بھی ہوگی, اور ان میں سے کافی سپیشیز آج بھی موجود ہیں. تو فائلیٹک لائنیج کے اندر ہم نے بنیادی طور پر یہی بات پڑھی ہے کہ فائلیٹک لائنیج is an unbroken series of species arranging ancestor to descendant. اباؤ اجداد سے لے کر اب تک میں نے پہلے لیکچر کے اندر ایک فینومنا سکسیشن کا ذکر کیا تھا. سپیشیز کنٹینیو کرتی ہیں, ایک جیولوجیکل ٹائم پیریڈ کے اندر ایوولوشنری ان کے اندر چینج آتا ہے اور اس چینج کے تھرو وہ آگے سکسیڈ کرتی ہوتی جاتی ہیں, سروائیو کرتی جاتی ہیں. تو یہ آپ کے پاس فائلیٹک لائنیج کیا ہے؟ unbroken series of species. unbroken series of species مطلب اس جیولوجیکل ٹائم کے اندر وہ سپیشیز جو انٹرپٹ نہ ہوئی, جو ختم نہ ہوئی, جو ایکسٹنکٹ نہ ہوئی, ان کا جو ٹائم ہے اسے ہم نام دیتے ہیں فائلیٹک لائن ایج. یعنی کنزیکٹیولی چلتی گئی, سپیشیز کے بعد سپیشی آتی گئی, اس کے بعد اس کی اگلی نسل, اس کے بعد اس کی اگلی نسل, اور یہ کام مسلسل چلتا رہا. تو the life today has come into existence through phyletic lineage evolving. یہاں پر اگر بیٹا ہم اندازے لگاتے جائیں تو ہمارے پاس پائی جانے والی سپیشیز کی تعداد اس دنیا کے اندر یعنی لگ بھگ 25 لاکھ سپیشیز پائی جاتی ہیں. 25 لاکھ سپیشیز پائی جاتی ہیں اس دنیا کے اندر آج کے زمانے میں, یعنی 25 لاکھ سپیشیز, 25 ملین. اچھا یہ جی جتنی سپیشیز بنتی جا رہی ہیں جو آج اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں, اس کے متعلق اندازہ لگایا جاتا ہے کہ سپیشیز اتنی نہیں ہے. حقیقت کے اندر یہ سپیشیز پائی جانے والی سپیشیز کی اصل تعداد 2 to 50 ملین ہے. اب اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ 2 سے 50 ملین سپیشیز کی اصل تعداد ہے, جس میں سے ڈسکور ہونے والی سپیشیز اب تک صرف 25 لاکھ آپ کے پاس پائی جاتی ہیں. اب یہ آپ کے پاس ایک جو ہے نا وہ رف سی آ جاتی ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں دنیا کے اندر کتنی زیادہ ویرائٹی پائی جاتی ہے, کتنی زیادہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے. تو یہ 2 سے 50 ملین جو آپ کے پاس سپیشیز ہیں ان کے بارے میں اندازہ لگا گیا. اب یہ ایوولوشن ہے, سکسیشن ہے, چینجز آئے, مختلف آرگینزمز نے اپنے آپ کو اڈاپٹ کیا مختلف انوائرمنٹس کے ذریعے. کچھ میرائن بنے, کچھ فریش واٹر کے جو ہے وہ آرگینزمز بنے, کچھ ٹیرسٹریل ایکو سسٹم کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا, کچھ ایسے تھے جو ڈیزرٹ لینڈ ایکو سسٹم کے ساتھ چلے گئے, کچھ رین فارسٹ کے اندر چلے گئے. تو یہ چینج آتا گیا. ہمارے پاس ایک بہت ہی کامن جو تھیوری پڑھتے ہیں وہ ہے اس کی چارلس ڈارون کی تھیوری یہی ہے نا کہ انسان پہلے کیا تھا, وہ کہیں نہ کہیں اینسیسٹرل پیریڈ کے اندر کہیں نہ کہیں بندر تھا. پھر اس کے اندر اڈاپٹیشنز آئیں, اڈاپٹیشنز آتی گئی تو کمر سیدھی ہوئی, جسم پر سے بال ختم ہوئے, عقل اور زیادہ ہوگی, سیویلائزیشن اور زیادہ ہوگی. تو یہ جب سکسیشن آئی, یہ تمام چیزیں آئیں, تو پھر اسے ہم نے ایوولوشن کا نام دیا. اور اسی ایوولوشن کا, اسی فائلیٹک لائنیج کا نتیجہ آج کی تقریباً تمام ڈائیورسٹی ہے. یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا بیٹا کہ 2 سے 50 ملین جو سپیشیز پائی جا رہی ہیں, ان میں سے تقریباً 51% سے زائد سپیشیز, I guess 51.7% جو سپیشیز ہیں وہ انسیکٹس کی پائی جاتی ہیں.
यानी इतनी ज्यादा स्पीशीज का आधे से ज्यादा पोर्शन कीड़े मकोड़ों पर मुश्तमिल है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि उन कीड़े मकोड़ों में से अब तक डिस्कवर होने वाले जो इंसेक्ट्स हैं वो तकरीबन 20,000 स्पीशीज हैं। 20,000 से ज्यादा स्पीशीज अभी तक डिस्कवर नहीं, और इसका अंदाजा लगाया गया है कि इस टोटल तादाद में से 51.7% जो है वो आपके पास इंसेक्ट्स की स्पीशीज आ जाती हैं। इसके अलावा आपके पास 17.6%, 19.9% और 9.4% स्पीशीज बनती हैं वास्कुलर प्लांट्स की, एनिमल्स की और फंजाई की रिस्पेक्टिवली। इसी तरह इसी तरतीब के साथ ये मुख्तलिफ स्पीशीज आपके पास आ जाती हैं। तो ये टोटल बेटा स्पीशीज की आपके पास तादाद आ जाती है। अब इन स्पीशीज की हमने बात मुकम्मल की, ये फाइलेटिक लाइनेज जो है ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो हम ये कहते हैं कि अगर कंक्लूजन निकालें तो फाइलेटिक लाइनेज हमें एक इंफॉर्मेशन देती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है कि जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के अंदर या लिविंग वर्ल्ड इन टाइम के अंदर आपके पास कौन सी स्पीशी किस दौर के अंदर कैसे एवोल्यूट हुई, उसके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आई, किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स को उसने खत्म किया। अब चूंकि ये तमाम बातें टेस्टिंग के ऊपर मुनहसर हैं, आप आइसोटॉपी को इस्तेमाल करें, रेडियो एक्टिविटी को इस्तेमाल करें या आप कोई और मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए डेफिनेटली आपको एक्सपेरिमेंट से गुजरना पड़ता है। और आपने अर्लियर क्लासेस के अंदर ये बात पढ़ी थी कि ये जो एक्सपेरिमेंटेशन का प्रोसेस है ये हमें नहीं कि सीधा उठा और एक्सपेरिमेंट कर दिया, बल्कि एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जरूरी है आपको एक मुकम्मल मेथड को फॉलो करना पड़ता है। दैट मेथड इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। अब ये आपके पास बायोलॉजिकल मेथड आ जाता है जो हमने आज से रीड करना है। इसके मुतालिक आपने इसकी बेसिस जो थी वो 9th क्लास के अंदर पढ़ी थी, सेकंड चैप्टर सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो ये वही बायोलॉजिकल मेथड है। सबसे पहले किसी भी बायोलॉजिकल मेथड को फॉलो करते हैं, बल्कि कोई भी मेथड आप किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए अगर फॉलो करते हैं तो उसके अंदर पहली चीज जो आती है ना वो ये है कि आपको मसले की पहचान। मुझे प्रॉब्लम का पता ही नहीं है तो मैं उसे सॉल्व कैसे करूंगा। अब मुझे प्रॉब्लम का पता होगा तो फिर मैं उसके मुताबिक चलूंगा उसको सॉल्व करने की। तो पहला स्टेप तो हो गया रिकॉग्निशन। आप करते हो रिकॉग्नाइज। जब आप प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लेते हो तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो आता है, नेक्स्ट स्टेप आपके पास है ऑब्जर्वेशंस। पहला स्टेप एक लिहाज से यही बन जाता है। अब ऑब्जर्वेशंस जो हैं ऑब्जर्व करते हैं। जब तक ऑब्जर्व ना किया जाए तब तक एक्सपेरिमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशंस आपने कहा दो किस्म की होती हैं। मुशाहिदा आप करते हैं, डीपली किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दो किस्म की ऑब्जर्वेशंस आपके पास आ जाती हैं। इन दो किस्म की ऑब्जर्वेशंस में से जो पहली ऑब्जर्वेशन है उसे हम नाम देते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वालिटेटिव होती हैं और दूसरी किस्म की जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उन्हें हम नाम देते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। एक क्वालिटेटिव हो गया और एक क्वांटिटेटिव हो गया। क्वालिटेटिव क्या है? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं व्हिच डिस्कस अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ थिंग। जैसे पानी ठंडा है, कितना ठंडा है इसकी बात नहीं हो रही, ठीक है। हम ये कह देते हैं कि वाटर इज कोल्डर देन टी। पानी चाय की निस्बत ठंडा है। हम टेम्परेचर को डिस्कस कतई तौर पर नहीं कर रहे, उसके जो डिग्रीज हैं उनको डिस्कस नहीं कर रहे। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि पानी ठंडा है और चाय गर्म है, दैट इज अ क्वालिटी, ठीक है। मेरे सामने कोई डिश आ जाती है तो मैं कहता हूं इसका जायका मीठा है, ये तुर्श है, ये सोर है, बिटर है, कड़वी है। तो ये आपके पास जो क्वालिटीज को आप डिस्कस करते हैं दैट आर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। आप किसी भी चीज को ले लेते हो। क्वांटिटेटिव ये क्वांटिटी के साथ डील कर रही है। अब यहां पर आपने क्या करना है, आप फिगर्स लेते हो प्रॉपर, ठीक है। जैसे आप क्या देते हो, क्वालिटेटिव में मैंने मिसाल दी कि वाटर इज कोल्डर देन टी। तो यहां पर आप ये कह सकते हो जब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस यानी दूसरे वाली ऑब्जर्वेशंस आपके पास आती हैं तो आप ये कहते हो कि द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 4 डिग्री सेल्सियस, ठंडा होगा डेफिनेटली, एंड द टेम्परेचर ऑफ टी इज 25, 30, 40 या कोई भी आप किसी भी डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसकी रीडिंग ले सकते हैं। यानी एक को आपने निस्बतन ठंडा और दूसरे को आपने गर्म साबित कर दिया विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। जब हम इनको डिफाइन करते हैं ना तो हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर नॉट मेजरेबल इन यूनिट्स। ये यूनिट्स के अंदर इनको आप मेजर नहीं कर सकते, यानी ये मेजरेबल होती नहीं है, ये वेरिएबल हो सकती हैं। जबकि क्वांटिटेटिव जो होती हैं ये वेरिएबल नहीं होती और मेजरेबल होती हैं। इनको आप माप सकते हो, गिन सकते हो, चुन सकते हो, लेकिन इनको मजीद जो है ये वेरी नहीं कर सकती। जो इनकी क्वांटिटी निकल आएगी उनकी वही क्वांटिटी होगी। अब
ऑब्जर्वेशन बनी, ऑब्जर्वेशन के बाद अगली बात क्या होती है, ऑब्जर्वेशन के बाद अगली बात होती है आप हाइपोथेसिस क्रिएट करते हो। सपोज मैंने ऑब्जर्वेशन ये बना ली, एक मैं अगर जनरल एग्जांपल आपको देता हूँ, मेरे सामने कोई गड़ा आ जाता है तो मैं उसके मुतालिक ऑब्जर्वेशन बनाता हूँ कि ये गड़ा गहरा भी काफी है, ये इतना चौड़ा है, 3 फुट है, 4 फुट है, 6 फुट है। अब मैंने इसको करना है क्रॉस, तो क्रॉस करने का तरीका कार क्या होगा, अब मैं उसके मुतालिक बनाता हूँ हाइपोथेसिस बनाता हूँ जी, मैं 5 कदम से भागकर आऊं और इसको फलांगूं, जंप करूं, तो मैं इसको 5 कदम से भागकर आकर जंप करके फलांग सकता हूं, ये मेरा हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का लफ्जी मतलब होता है मफरूजा, ठीक है, फर्ज की गई बात। आप अपनी ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर जो बात फर्ज कर रहे हो, किसी चीज के मुतालिक गेस कर रहे हो, दैट इज योर हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं दिस इज द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, किसी भी ऑब्जर्वेशन की टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। टेंटेटिव का लफ्जी मतलब होता है आरजी, और यही किसी भी हाइपोथेसिस की सबसे बड़ी खूबी है। आप अगर किसी बात को 100% दुरुस्त कह दो ना, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं सूरज मशरक से तुलू होता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, अब ये बात बेटा मफरूजा नहीं है, ये हाइपोथेसिस नहीं है, ये टेंटेटिव नहीं है। टेंटेटिव क्या है, टेंटेटिव वो बात है जिसके अंदर शक की गुंजाइश हो, जो कि फाल्सिफाई हो सके, जिसको गलत करार दिया जा सके, उसे टेंटेटिव कहा जाता है। तो ये आपके पास जो हाइपोथेसिस होती है ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशंस की। आपके पास क्या आ जाती है, मुख्तलिफ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशंस आप बनाते हो। अब जो होता है ऑब्जर्वेशंस को लेने का तरीका वो मुख्तलिफ आपके पास हो सकता है, आप ऑब्जर्व क्वालिटेटिव ले रहे हो, क्वांटिटेटिव ले रहे हो, उसके हिसाब से ही आप अपना हाइपोथेसिस बनाते हो। अच्छा, हाइपोथेसिस के आगे नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, जो हाइपोथेसिस का बुनियादी तौर पर हिस्सा है उसे हम नाम देते हैं डिडक्शन। तो उसी की बुनियाद पर हम कहते हैं कि जो हाइपोथेसिस होते हैं ये 2 किस्म के होते हैं, 2 तरीकों से लिए जा सकते हैं। या तो आपके पास होती है डिडक्टिव रीजनिंग, और या आपके पास होती है इंडक्टिव रीजनिंग। दूसरी आपके पास आ जाती है यहां पर इंडक्टिव रीजनिंग। या तो डिडक्टिव रीजनिंग होगी या फिर इंडक्टिव रीजनिंग होगी। इन दोनों के अंदर फर्क याद कर लीजिएगा। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, व्हेन वी गो ऑन फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, हाइपोथेसिस बनाते हुए, डिडक्शन बनाते हुए अगर हम जाते हैं जनरल से स्पेसिफिक की जानिब, ये हम बात कर रहे हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, अगर जनरल से स्पेसिफिक की जानिब जाएंगे दैट इज कॉल्ड एज डिडक्टिव रीजनिंग। अगर जनरल से स्पेसिफिक की जानिब जा रहे हैं देन दैट इज कॉल्ड एज डिडक्टिव रीजनिंग। और इंडक्टिव में क्या होगा, अगर आप स्पेसिफिक से जनरल की जानिब आ रहे हैं, एक में आप जनरल से स्पेसिफिक जाते हैं, सॉरी ये आपके पास स्पेसिफिक है, एक में आप जनरल से स्पेसिफिक जाते हैं और दूसरे में आप स्पेसिफिक से जनरल आते हैं। दोनों की एग्जांपल्स लीजिए। पहले बात हम करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग की। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, हम ये कहते हैं, चूंकि हम जनरल से स्पेसिफिक आ रहे हैं, हम कहते हैं इफ ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स। रीजनिंग के अंदर इफ और देन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल दोबारा से सुनिए, इफ ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स देन स्पैरो, बिकॉज स्पैरो इज आल्सो अ बर्ड then it will definitely have wings। अगर तमाम परिंदों के पर होते हैं और चूंकि चिड़िया भी एक परिंदा है तो इसके भी पर होंगे। यानी हमने क्या किया, चिड़िया के परों को, स्पैरोस के विंग्स को हमने साबित किया तमाम बर्ड्स की तरफ से होकर। यानी चूंकि ये एक परिंदा है तो सब परिंदों के होते हैं पर, लिहाजा इसके भी पर होंगे। जब हम बात करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग की, ये उल्टी चलती है, यानी स्पेसिफिक टू जनरल। तो इसके अंदर हम क्या कहेंगे कि स्पेसिफिक से जनरल आते हुए हम ये बात कहते हैं कि इफ स्पैरो हैव विंग्स एंड इज अ बर्ड, अगर चिड़िया के पर हैं और वो बर्ड है, एंड पिजन्स, पैरट्स, क्रोज, दीज आर ऑल आर बर्ड्स, ये सारे भी परिंदे हैं, देन स्पैरो इज आल्सो अ बर्ड। तो ये जो स्पैरो है ये भी क्या है, एक चिड़िया। यानी आपने अपनी बात को साबित किया
किस तरह? अभी आपने तजर्बा नहीं किया, अभी आपने कोई और बात नहीं की, आपने अपने हाइपोथेसिस को दलील से साबित किया। रीजनिंग बुनियादी तौर पर दलाइल को कहा जाता है। तो ये दलील से आपने साबित किया कि अगर चिड़िया के पर हैं, अगर चिड़िया के पर हैं और चिड़िया एक परिंदा है, तो आप क्या कहते हो, बाकी तमाम जितने परिंदे होते हैं उनके भी पर होते हैं, यानी आपके पास पैरट्स हैं, तोते आपके पास आ जाते हैं, पिजन्स कबूतरों की आप बात करते हो, इसी तरह बाकी आपके पास तमाम आ जाते हैं। पढ़ाते पढ़ाते बच्चों निकल जाता होता है, ये कबूतर का कबूतर्स भी हो जाता होता है, तो इसको साथ साथ इस पे कम्प्रोमाइज करते चले जाइए। तो अब आपके पास क्या आ जाते हैं, तो ये अब हमने एक बात, हमने क्या कहा, हमने कहा कि इफ स्पैरो हैव विंग्स एंड इज अ बर्ड एंड पैरट्स, pigeons and crows have also wings, then these all are also birds। अगर चिड़िया के पर हैं और वो एक परिंदा भी है, और इसी तरह आपके पास बाकी जितने आपके पास कौवा आ जाता है, कबूतर आ जाते हैं, तोते आ जाते हैं, इनके भी पर हैं, तो चूंकि चिड़िया के पर है उसको परिंदा कहा जा रहा है, तो डेफिनेटली जो बाकी जिनका हमने नाम लिया ये भी क्या होंगे, ये भी बर्ड्स होंगे, ये भी परिंदे होंगे। यानी आपने एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को चुना और उस स्पेसिफिक के हिसाब से जनरली बाकी तमाम को डिस्क्राइब कर दिया। दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रीजनिंग। दोबारा से सुन लीजिए, डिडक्टिव रीजनिंग में जनरल टू स्पेसिफिक, आप जनरली तमाम एक स्पीशीज को चुन लेते हैं और उसके किसी एक मेंबर को उन तमाम स्पीशीज के हिसाब से, पूरे जीनस के हिसाब से डिस्क्राइब कर देते हैं। जबकि इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर आप किसी एक स्पीशी को चुनते हैं और उस एक स्पीशी के हिसाब से उसकी फैमिली को, उसके जीनस को, उसके बाकी जितने ऑर्डर वगैरह आ जाते हैं उसे आप डिस्क्राइब करने की एबिलिटी रखते होते हैं। तो यहां पर बच्चे आपके पास क्या हो जाता है, इनको, ये जो हाइपोथेसिस होते हैं, इन हाइपोथेसिस को ना लेने के कुछ तरीके होते हैं, बनाने के कुछ तरीके होते हैं कि इन हाइपोथेसिस को बनाया कैसे जाता है। इसके लिए मुख्तलिफ तरीकाकार हैं जिनको आप फॉलो करते हो। मिसाल के तौर पर आपके पास जो पहला तरीका आता है, मैं यहाँ पर मेथड्स ही लिख देता हूँ दोबारा से, ये लेने के जो मेथड्स हैं उनमें से पहला मेथड क्या है, पहला मेथड ये है कि इमेजिनेशन। आप इमेजिन करते हो। हाइपोथेसिस को लेने का पहला तरीका, मैं गड़े वाली मिसाल अगर दोबारा से आपको दूंगा ना, आपके सामने गड़ा आ जाता है 6 फुट का। अब 6 फुट का गड़ा है, आपने हाइपोथेसिस बनाना है, मैंने इसमें इसे फलांग सकता हूं, तो आप उसे मैयत थोड़ी कर रहे हो, आप बैठे बैठे उसके मुताबिक सोच रहे हो कि हाँ ये मेरे सामने 6 फुट का गड़ा है तो इसे मैं फलांग सकता हूँ, छलांग लगा सकता हूँ। और वहां बैठे बैठे आप ये भी इमेजिन कर रहे हो कि अगर एक कदम कम हो गया, जंप लगाते हुए ताकत कम होगी, तो हम धड़ाम से इसी गड़े के अंदर जा गिरेंगे। ये तमाम आपकी इमेजिनेशंस हैं। तो हाइपोथेसिस को लेने का पहला तरीका क्या है, आपके पास आ जाता इमेजिनेशन आ जाता है। इमेजिनेशन के बाद जो आपके पास दूसरा तरीका आता है उन्हें हम नाम देते हैं एस्थेटिक प्रेफरेंसेस। एस्थेटिक प्रेफरेंसेस मेनली आपके पास आपकी सोच होती है, आप उस लिहाज से चलते हो, मुख्तलिफ चीजों के मुतालिक आपकी जो परसेप्शंस होती हैं उनको लेकर चलते हो। फिर आपके पास बेटा थर्ड वन जो आ जाता है वो आ जाती है रिलीजियस और फिलोसॉफिकल आइडियाज। आपके रिलीजियस व्यूज या फिलोसॉफिकल जो आपके व्यूज आ जाते हैं वो क्या है, रिलीजियस व्यूज। रिलीजियस व्यूज आप किसी चीज के मुताबिक मजहबी तौर पर कुछ सोचते हो या आपका कुछ जाती फलसफा है, तो उन फलसफे को लेकर या उस अपने मजहब को लेकर आप उस हिसाब से उसके मुताबिक कोई भी हाइपोथेसिस बनाना जानते होते हो। इसके बाद बेटा फोर्थ वन आपके पास आ जाता है कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद द प्रोसेस। आप मुख्तलिफ प्रोसेस लेते हो, उनका या तो करते हो कंपैरिजन यानी तकाबुल, मुकाबला, उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हो, या इसी का दूसरा हिस्सा है एनालॉजी। लफ्ज एनालॉजी वैसे किसी चीज के सेम होने के लिए, दो चीजें जब एक जैसी हो तो आप यानी क्या करते हो, या तो डायरेक्टली तकाबुल करते हो, कंपेयर करते हो, कंपैरिजन करते हो, या फिर क्या होगा, या एनालॉग निकालोगे। एनालॉग से क्या मुराद होगा, आप सिमिलैरिटीज फाइंड कर रहे होते हो दो चीजों के अंदर। यानी अगर मेरे सामने यह प्रॉब्लम आया है तो उसके लिए मैं ये हाइपोथेसिस बना रहा हूं, तो क्या ये किसी और चीज से मिलता जुलता है, तो ये आपके पास आ जाता है। इसके बाद बेटा आपके पास जो अगला स्टेप आ जाता है वो है डिस्कवरी ऑफ वन थिंग। आपको याद होगा पास्चराइजेशन का फिनोमेना आपने पढ़ा था, फ्लेमिंग ने इसको पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था, और इंसुलिन के बनने का तरीका, ये ढेर सारे आपके पास आ जाते हैं जिसके अंदर आप डिस्कवरी करते हो एक प्रोसेस की, तब जब हकीकत में आप कोई और काम कर रहे थे। डिस्कवरी ऑफ वन प्रोसेस, एक प्रोसेस को आप डिस्कवर करते हो कब, जब आप
कोई और काम कर रहे थे, कोई और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक प्रोसेस को तब डिस्कवर किया जाता है जब कोई और प्रोसेस डिस्कवर करो, तो ये एक्सीडेंटली हो सकता है, ये इंसिडेंटली हो सकता है, यानी काम कुछ और हो रहा था, उससे कुछ रिजल्ट आपको और मिले तो आपको कहा हाँ वाह ये तो हमने एक नई चीज डिस्कवर कर ली। तो यहां तक ये बेटा आपके पास आ जाते हैं मेथड्स। अच्छा, अगर इन 4-5 तरीकों में से कोई जो आपके पास आ जाता है हाइपोथेसिस होता है वो निकल जाता है, ठीक है, कोई हाइपोथेसिस इन 4-5 तरीकों में से किसी को भी स्किप करने के काबिल हो जाता है, तो फिर बेटा ऐसी जो चीज होती है उसे हम नाम देते हैं थ्योरी का, ठीक है। ये आपके पास नेक्स्ट आ जाता है, ये आपके पास बनती है थ्योरी, यानी एक हाइपोथेसिस। अच्छा, यहाँ पर बल्कि थ्योरी को 1 मिनट के लिए रोकिएगा और एक और बात सुन लीजिए कि ये जब हाइपोथेसिस बनते हैं और इसके ऊपर होते हैं एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो ये एक बंदा करने वाला नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात क्या होता है, चूंकि हमने पीछे बात की थी कि हाइपोथेसिस की एक बड़ी निशानी ये होती है कि इसके अंदर फाल्सिफिकेशन के चांसेस होते हैं। तो जब एक हाइपोथेसिस बार बार बगैर फाल्सिफाई हुए गुजरे ना, तो ये किसी भी साइंटिस्ट का, किसी भी बायोलॉजिस्ट का कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। अब वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो इसके साथ साथ दूसरे बायोलॉजिस्ट के कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे, वो अब आएंगे, वो आकर इसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। जब बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और इन एक्सपेरिमेंटेशंस के बावजूद आपका ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होता, तो इस तरह बनने वाली जो स्टेटमेंट होती है उसे हम नाम देते हैं थ्योरी। लेकिन थ्योरी के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ नकाइस मौजूद होते हैं, कुछ डिफेक्ट्स मौजूद होते हैं, कुछ गोशे ऐसे होते हैं जो तशना रह जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि मुकम्मल तौर पर जिनसे हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते। सो थ्योरी के ऊपर अगेन एंड अगेन दोबारा से तजर्बात होते हैं। इन तजर्बात के नतीजे में अगर कोई थ्योरी रद्द नहीं होती, दैट इज कॉल्ड टू बी एज साइंटिफिक लॉ। याद रखिएगा, जो डार्विन की थ्योरी है वो तमाम काम होने के बावजूद, इतनी ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन होने के बावजूद आज तक थ्योरी ही रह सकी है, अभी उसको लॉ नहीं बनाया गया और ये उम्मीद नहीं बनेगी। फिर आपके पास साइंटिफिक लॉ आ जाता है। साइंटिफिक लॉ क्या है? साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट दैट इज अ फैक्ट एंड फैक्ट कांट बी रिजेक्टेड एट ऑल। अब ये चीजें जो है ये इनको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, ये फैक्ट है, साइंटिफिक लॉ है। आपके पास मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं, ये इसके मिसाल है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपने पढ़ा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा था, ये आपके पास इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। थ्योरी के अंदर डार्विन, नियो डार्विनिज्म वो थ्योरी है। लॉ की दूसरी मिसाल है आपके पास हार्डी वेनबर्ग लॉ। और बायोलॉजी के अंदर ये दो ही मेजर लॉज हैं, यानी एक हार्डी वेनबर्ग लॉ और दूसरा मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ तक आपका जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, जो बायोलॉजिकल मेथड होता है। और इस तरह आप ऑब्जर्वेशन से लेकर चलते मुख्तलिफ हाइपोथेसिस से होते हुए और एक्सपेरिमेंटेशन से होते हुए किसी भी चीज़ को डिस्कवर करने के काबिल होते हैं। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म की कोई आपको बनती है कुछ आप उसे क्या कहते हैं, कोई भी आपको मसला बनता है इसके अंदर, तो लाजमी तौर पर आप इसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैसेजेस कीजिए। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।